प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले ईरान की। ईरान ने इसराइल के साथ चल रहे युद्ध जैसे हालात के बीच यूएई से भारत आ रहे जहाज MSC एरिस पर कब्जा कर लिया है। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने शनिवार को बताया कि ईरानी नौसेना के कमांडो ने इसराइल के साथ संबंध के आरोप में भारत आ रहे इस जहाज पर कब्जा किया है। यह पूरी घटना स्टेट ऑफ होम्स में हुई है। इस घटना के वीडियो में नजर आ रहा हेलीकॉप्टर से आई ईरानी सेना के कमांडो ने इस जहाज पर कब्जा कर लिया। इस जहाज पर पुर्तगाल का झंडा लगा हुआ था और ये लंदन की एक कंपनी जोडियाक मेरीटाइम से जुड़ा है। जोडियाक ग्रुप इजरायली अरबपति इयाल ओफेर का है। बताया जा रहा है कि जहाज का चालक दल भारतीय है और 17 के आसपास संख्या बताई जा रही है। जोडियाक ग्रुप ने इस पूरी घटना पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। MSC एरिस को आखिरी बार शुक्रवार को दुबई के तट पर देखा गया था और हॉर्मुज़ स्ट्रेट की ओर बढ़ रहा था। इस जहाज़ ने अपने ट्रैकिंग डेटा को बंद कर दिया था, जो इस इलाके से गुजर रहे इसराइल से जुड़े जहाज़ों के लिए सामान्य बात है। इससे पहले ब्रिटिश मिलिट्री से जुड़े संगठन ने भी इस हमले की पुष्टि की थी। चालक दल के एक सदस्य को यह कहते हुए सुना गया कि बाहर मत आओ। इसके बाद ईरानी सेना के और ज़्यादा कमांडो जहाज़ पर उतर आए। एक कमांडो को झुककर बंदूक ताने हुए देखा गया, जो अन्य कमांडो को कवर दे रहा था। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर ईरानी अर्धसैनिक बल रेवोल्यूशनरी गार्ड के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जो पहले भी जहाज़ों पर धावा बोल चुकी है। ईरानी नौसेना ने यह कार्रवाई ऐसे समय पर की है जब ईरान और इसराइल के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। ईरानी हमले के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने बड़े पैमाने पर युद्धपोत भी इस इलाके में तैनात कर रखे हैं। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका इसराइल की मदद करता है तो उसे भी निशाना बनाया जाएगा। इस बीच ईरान की सरकारी मीडिया ने माना है कि सेना के कमांडो ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में एक कार्गो शिप पर कब्जा किया है। बताया जा रहा है कि यह जहाज यूएई से भारत के मुंबई बंदरगाह पर जा रहा था। बता दें कि इसराइल के सीरिया में ईरानी सेना के कमांडो को मार गिराने के बाद से ही दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बन रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरानी सेना कभी भी इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमला कर सकती है। आइए अब हम मालदीव के बारे में बात करें। मालदीव में मुइज़ सरकार के आने के बाद से ही चीन ने अपना शिकंजा कसना तेज कर दिया है। भारतीय सेना को वापस भेजने के बाद मालदीव की सरकार एक के बाद एक चीन के फायदे वाले कदम उठा रही है। ताज़ा मामले में मुइज़ सरकार ने चीन की बदनाम कंपनी CAMC इंजीनियरिंग को लामू अटोल पर कद्दू एयरपोर्ट बनाने का काम दे दिया है। यह वही चीनी कंपनी है जिसने एशियाई विकास बैंक के नियमों का उल्लंघन किया था। यही नहीं, चीनी कंपनी को विश्व बैंक ने भी प्रतिबंधित कर रखा है। वहीं मौजूदा सरकार ने अब चीन की मुद्रा युआन को आयात भुगतान निपटाने में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। मालदीव अब तक अमेरिकी डॉलर में यह भुगतान करता था। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक मुइज़ की लामू अटोल की यात्रा के दौरान बदनाम चीनी कंपनी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर हुआ है। इस दौरान मालदीव सरकार और चीनी कंपनी के कई अधिकारी और मंत्री मौजूद थे। इस एयरपोर्ट के रीडेवलपमेंट के तहत कद्दू एयरपोर्ट को डोमेस्टिक एयरपोर्ट से इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तब्दील करना और रनवे का विस्तार शामिल है। हवाई अड्डे का विस्तार भी चीन की कंपनी करेगी। इस चीनी कंपनी पर ADB के नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। चीन के साथ बढ़ते रिश्ते पर विपक्षी दलों ने भी सवाल उठाए हैं। इस बीच मालदीव के इकोनॉमिक मिनिस्टर मोहम्मद सईद ने ऐलान किया कि मालदीव जल्द ही चीनी मुद्रा को आयात के भुगतान के लिए जरूरी मुद्रा के रूप में मान्यता देने जा रहा है। चीनी की सरकारी संवाद एजेंसी सिन्हुआ के साथ बातचीत में सईद ने कहा कि मालदीव के बाद जल्द ही चीन की मुद्रा युआन या रेनमिनबी के इस्तेमाल करने का विकल्प होगा। उन्होंने दावा किया कि इसका मकसद विदेशी करेंसी के इस्तेमाल में विविधीकरण करना है। यही नहीं, मालदीव की सरकार अब चीन की दिग्गज कंपनी अलीपे और WeChat को मालदीव में शुरू करने की मंजूरी देने जा रही है। मालदीव की सरकार लगातार चीन की कंपनियों को नए नए प्रोजेक्ट दे रही है। इससे पहले विपक्ष ने खुलासा किया था कि चीन एक द्वीप सैन्य गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। मालदीव की मौजूदा सरकार चीन के बीच बढ़ रही है नज़दीकी भारत की चिंता सबब बन गई है। यह वही मौजू है जो इंडिया आउट कैंपेन चलाकर सत्ता में आए हैं। एक और खबर जो मालदीव से निकल कर आ रही है उसके बारे में भी हम बात कर लें। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों के बीच मालदीव पहुंचने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में गिरावट जारी है। द्वीप राष्ट्र में एक प्रमुख पर्यटन निकाय ने घोषणा की है कि वे भारतीय पर्यटकों को वापस लौटाने के लिए भारतीय शहरों में रोड शो आयोजित करेंगे। मालदीव को गंभीर प्रतिक्रिया और बहिष्कार अभियान का सामना करना पड़ा जब जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से की थी। इसके बाद मंत्रियों सहित कई मालदीव के अधिकारियों ने उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। मटाटो ने पर्यटन पहल को बढ़ावा देने के लिए मालदीव में भारतीय उच्चायोग के साथ मिलकर सहयोग करने का इरादा व्यक्त किया है। पर्यटन निकाय ने एक बयान में कहा कि भारत के प्रमुख शहरों में एक व्यापक रोड शो शुरू करने और आगामी महीनों में मालदीव में प्रभावशाली लोगों और मीडिया परिचित यात्राओं को सुविधाजनक बनाने की योजना पर काम चल रहा है।
एस्ट्रोन ने कहा कि भारतीय मालदीव के पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वे मालदीव को एक प्रमुख यात्रा गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत भर के प्रमुख यात्रा संघों और उद्योग हितधारकों के साथ साझेदारी करने के लिए तत्पर हैं। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राजनयिक विवाद के बाद देश में द्वीप राष्ट्र का दौरा करने वाले भारतीय यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। 2023 में मालदीव का दौरा करने वाले 17 लाख से अधिक पर्यटकों में से अधिकांश भारतीय 2,09,198 थे। उसके बाद रूसी और चीनी थे। हालांकि राजनयिक तनाव के बाद हफ्तों में भारतीयों की संख्या 5वें स्थान पर खिसक गई है। पिछले साल नवंबर में चीन समर्थक राष्ट्रपति की सत्ता में आने के बाद हाल के दिनों में भारत और मालदीव के बीच संबंधों में उथल पुथल मची हुई है। आइए हम बात करें चीन की। जैसा कि चीन हिंद महासागर क्षेत्र IOR में अपने पदचिह्न को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, भारत को अपने भू राजनीतिक हितों की रक्षा करने और बीजिंग की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत बल स्थापित करने के लिए अपनी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। नौसैनिक शक्ति के मामले में चीन और भारत के बीच मतभेद आश्चर्यजनक है, क्योंकि चीन के 335 युद्धपोतों की तुलना में भारत के पास वर्तमान में 150 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। फिर भी 2 शक्तिशाली स्वदेशी निर्मित विमान वाहक के अधिग्रहण और पाइपलाइन में 1/3 के साथ भारत ने खुद को एशियाई महाद्वीप में चीन के प्रभाव के लिए एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में प्रस्तुत किया है। भारत अब नौसैनिक क्षमताओं में आत्मनिर्भर बनने के अपने दृष्टिकोण के तहत अत्याधुनिक तकनीक के साथ स्वदेशी परमाणु संचालित पनडुब्बियों, फ्रिगेट और लड़ाकू जेट से लैस 2035 तक 175 से 200 युद्धपोतों का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने की आकांक्षा रखता है। 2047 तक 50 से अधिक जहाज और पनडुब्बियां निर्माणाधीन हैं। भारत विदेशी सहयोगियों की मदद से समुद्री विमान और वाहक हासिल करने के लिए भी युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास वर्तमान में 132 युद्धपोत, 143 विमान और 130 हेलीकॉप्टर हैं और देश ने अब 2 लाख करोड़ रुपए के 68 युद्धपोतों और जहाज़ों का ऑर्डर दिया है। आने वाले वर्षों में भारत को स्वदेशी रूप से तैयार किए गए नौसैनिक उपकरणों में से 8 कॉर्वेट, 9 पनडुब्बियां और 5 सर्वेक्षण जहाज भी हासिल करने की बात कही जा रही है। अधिक नौसैनिक बेड़े की संपत्ति पर जोर देने के बावजूद भारत निर्माण की धीमी गति, पुराने जहाज़ों के तेज़ी से सेवामुक्त होने और बजट की कमी से भी त्रस्त है। ऐसे में भारत को 2030 तक केवल 155 से 160 युद्धपोतों के बेड़े तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत के पास 2 स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत हैं, INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत, जिन्हें पिछले साल लॉन्च किया गया था, जबकि INS विक्रांत, जिनके पास एक परिष्कृत वायु रक्षा नेटवर्क एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है, युद्ध के लिए तैयार होने की तैयारी कर रहा है। भारत INS विशाल के नाम से तीसरे 65,000 टन के स्वदेशी विमान वाहक IAC के लिए तैयारी कर रहा है। भारत ने हाल ही में एक नया युद्धपोत महेंद्रगिरी भी लॉन्च किया है, जो प्रोजेक्ट 78A फ्रिगेट श्रृंखला का 7वां जहाज है, जो उन्नत स्टेल्थ सुविधाओं, उन्नत हथियारों, सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणालियों का दावा करता है। प्रोजेक्ट 17A जहाज़ों को भारतीय नौसेना का युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा इन हाउस डिजाइन किया गया है, जो सभी युद्धपोत डिजाइन गतिविधियों के लिए अग्रणी संगठन है। अब 2024 से 26 की सीमा तक प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 और स्टेल्थ फ्रिगेट बनाए जाएंगे। 2 फ्रिगेट के अलावा बाकी सभी 61 युद्धपोतों का निर्माण भारत में किया जा रहा है। भारत के पास 23 कॉर्वेट और 11 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक भी हैं। INS मारमोंगो के बाद में शामिल होने वाले नवीनतम है। 2 और विध्वंसक INS इम्फाल और सूरत 2024 तक बेड़े में शामिल हो जाएंगे। 2007 में लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट 75 यकीनन रक्षा मंत्रालय के तहत भारत की सबसे बड़ी रक्षा अधिग्रहण पहल है, जिसका उद्देश्य ईंधन सेल और एक एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम वाली डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों की खरीद करना है। मूल प्रोजेक्ट 1997 में लॉन्च किया गया था। भारत के सरकारी स्वामित्व वाली शिपयार्ड मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी की पनडुब्बियों की खरीद की जिम्मेदारी ली है। पिछले साल अप्रैल में MDL ने प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों में से आखिरी INS वाक्षी लॉन्च किया था। INS कलवरी, INS खंडेरी और INS करंग को पहले ही चालू किया जा चुका है। MDL फ्रांस से भारतीय नौसेना के लिए 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पारंपरिक पनडुब्बियां हासिल करने के लिए भी बातचीत कर रही है। ऐसी अतिरिक्त पनडुब्बियों को खरीद घरेलू क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करके भारत के स्वदेशी क्षेत्र के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। साथ ही भारतीय नौसेना का आवश्यक बल स्तर और परिचालन तत्परता को बनाए रखने में मदद करती है। 2009 में लॉन्च की गई परमाणु संचालित पनडुब्बी INS अरिहंत के साथ भारत में पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी की कुल ताकत 17 है। हालांकि प्रोजेक्ट 75 कई कमियों से घिरा हुआ है, जैसे कि बुनियादी ढांचे में वृद्धि, वितरण और बजटीय समस्या। उस मोर्चे पर अच्छी खबर है, क्योंकि अब स्पेनिश और जर्मन कंपनियों ने MDL में अतिरिक्त पनडुब्बियां बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई में अपनी फ्रांस यात्रा के लिए तैयार हुए,
रक्षा मंत्रालय ने 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की योजना को मंजूरी दे दी है। भारत ने स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर तैनाती के लिए राफेल जेट खरीदने का काम किया है। फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख और विमान निर्माता डसॉल्ट एविएशन ने कहा कि नौसेना राफेल ने प्रदर्शित किया कि यह भारतीय नौसेना की परिचालन आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करता है। इसके विमान वाहक की विशेषताओं के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। इन्हें राफेल M फाइटर्स कहा जाता है, जो भारत के पास पहले से मौजूद 36 राफेल जेट से अलग है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।